हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज टॉपिक लेके आए हैं जय विकास व लैंडमार्कवाद के बारे में बताएंगे। जय विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जय विकास किसे कहते हैं? सरल जीवों से जटिल जीवों में क्रमिक विकास को जय विकास कहते हैं। जय विकास शब्द का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। इसके बाद जय विकास का सिद्धांत है। जय विकास के सिद्धांत में लैंडमार्कवाद है, डार्विनवाद है, उत्परिवर्तनवाद है। इनके बारे में बताना है। लैंडमार्कवाद जीन बैप्टिस्ट डी लैंडमार्क फ्रांस के निवासी थे। ये 1809 में जय विकास के सिद्धांत के बारे में फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी पुस्तक में इन्होंने जय विकास का सिद्धांत या लैंडमार्कवाद के बारे में लिखा है। लैंडमार्कवाद ने जय विकास के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत किए थे। इनके विचार इनकी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी में प्रकाशित हुई, जिसे लैंडमार्कवाद या उपार्जित लक्ष्यों की वंशागति कहा जाता है। कहते हैं लैंडमार्कवाद ने 4 अवधारणाएं व्यक्त की। पहला नंबर है वातावरण का सीधा प्रभाव, दूसरा नंबर पे है बड़े होने की प्रवृत्ति, तीसरा नंबर पे अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग, चौथा नंबर पे उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैंडमार्कवाद की अवधारणाएं वातावरण का सीधा प्रभाव। लैंडमार्क ने बताया कि वातावरण के सीधा प्रभाव के कारण लैंडमार्क के अनुसार जीवों में वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसकी रचना व स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। इनका पहला नियम था, पहला अवधारणा थी वातावरण का नियम, कि वातावरण के अनुसार जो है सीधा प्रभाव पड़ता है जंतुओं पर। दूसरा नंबर पर इन्होंने बताया बड़े होने की प्रवृत्ति। बड़े होने की प्रवृत्ति लैंडमार्क के अनुसार जीवों में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा नंबर पे बताया था अंगों के प्रयोग अनुप्रयोग। लैंडमार्क के अनुसार जिस अंग का उपयोग अधिक होता है वह अधिक विकसित होता है, और जिस अंग का उपयोग नहीं होता वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, और कमजोर होकर के समाप्त हो जाता है। तो ये जिस अंग का उपयोग होता है वह यानी ज़्यादा विकसित होता है, और जिस अंग का उपयोग नहीं होता वह धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, या वो अवशेष ही अंग के रूप में हो जाता है। अगला चौथा नंबर उपार्जित लक्षणों के वंशागति। लैंडमार्क ने बताया कि अंगों का प्रयोग या अनुप्रयोग से जीवों में नए लक्षण का विकास हुआ, जिसे लैंडमार्क का उपार्जित लक्षणों का वंशागति कहते हैं। यह लक्षण जो होता है जनिक होता है, आनुवांशिक होता है। तो लैंडमार्कवाद ने 4 अवधारणाएं प्रस्तुत किया था। पहला नंबर पे वातावरण का सीधा प्रभाव, दूसरा बड़े होने की प्रवृत्ति, तीसरा अंगों के प्रयोग अनुप्रयोग और उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैंडमार्क के अनुसार लैंडमार्क ने उदाहरण दिया था। लैंडमार्कवाद के उदाहरण पहला नंबर पे जिराफ, दूसरा नंबर पे सर्प है। जिराफ के बारे में लैंडमार्क ने बताया था कि पहले जिराफ अफ्रीका के में जिराफ अधिक पाया जाता है। अफ्रीका जिराफ जो है, जिराफ के पूर्वज पहले भेड़ की तरह थे, समान गर्दन,
समान पैर थे, लेकिन जब वातावरण बदलने के कारण जिराफ को भोजन के लिए ऊंचे वृक्षों पर निर्भर होना पड़ा, इसलिए वह अपनी गर्दन और अगली टांग को लगातार उपयोग किए, उठाते रहे, उचकाते रहे, जिससे इनकी गर्दन व टांगें लंबी हो गई। तो इन्होंने बताया था लैमार्कवाद में कि जिराफ के बारे में उदाहरण दिया था कि उदाहरण इन्होंने यही दिया था कि यह जिराफ पहले छोटे छोटे थे, मतलब भेड़ के समान थे। एक जमाना ऐसा आया कि वहाँ के जो वृक्ष जो जमीन थे वह जो है धीरे धीरे क्या हो कि वनस्पतियाँ सूखने लगी। जब सूख गई तो इनको जो है इनका पैर और अगली गर्दन छोटा था, छोटे होने के कारण यह जो है वनस्पतियाँ जब सूख गई तो खा नहीं पाए, तो पेड़ पौधों को इन्होंने अपनी गर्दन और अगली टांग को जब उचकाया, प्रयोग किया पौधों के टहनियों के खाने के लिए, पत्तों को खाने के लिए, तो धीरे धीरे कई पीढ़ियों तक ऐसा हुआ कि उनके जो है जिराफ के लंबी गर्दन और अगला पैर जो है बढ़ गए। दूसरा नंबर पे बताएं, उदाहरण दिए थे सर्प के बारे में बताया था कि सर्प के पूर्वज में टांगे हुआ करती थी, लेकिन कारण ये था कि जब सर्प भागता था झाड़ियों में या बिलों में छिपने के लिए परेशानी होती थी। क्योंकि झाड़ियों में टांग उनका फंस जाता था, और टांग फंसने के कारण जो है ये उलझ जाते थे। तो इन्होंने सर्प लोग जो है अपने टांग का प्रयोग करना बंद कर दिए, और कई पीढ़ियों तक ऐसे करते रहे, तो सर्प की टांग विहीन हो गए। ये लैमार्कवाद के उदाहरण दो हैं, जिराफ और सर्प। लैमार्कवाद की आलोचना भी हुई। लैमार्कवाद की आलोचना, आघात बहुत ज़्यादा लैमार्क को हुआ था। लैमार्कवाद का आलोचना था, पहला नंबर पर था कि लैमार्क की पहली अवधारणा थी वातावरण का सीधा प्रभाव। कि लैमार्कवाद की पहली अवधारणा की वातावरण के कारण संरचना में परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन सत्य नहीं है, क्योंकि हम चाह कर के भी पंख लगा करके उड़ नहीं सकते। तो लैमार्कवाद की जो पहला है वातावरण के सीधा प्रभाव, मतलब ये है कि यह कथन इनका अवधारणा सत्य नहीं था। दूसरा नंबर पे बड़े होने की प्रवृत्ति के बारे में लैमार्क की दूसरी अवधारणा है भी गलत है, क्योंकि उन्होंने बताया था बड़े होने की प्रवृत्ति के बारे में बताया था जीवों में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन कालक्रम में ऐसे जीवधारी हुए जो बढ़ने के बजाय घट छोटे हो गए। जैसे फर्न के पौधा एक कभी सदाबहार वृक्ष या सदाबहार विशालकाय थे, लेकिन आज वह झाड़ी के रूप में हो गए, और इसलिए ये बड़े होने की प्रवृत्ति भी इनकी दूसरी भी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग तीसरी अवधारणा है। इन्होंने बताया लैमार्कवाद की तीसरी अवधारणा में कुछ सच्चाई है, सत्य है, जिसमें उन्होंने बताया था कि जिराफ के बारे में उदाहरण दिए थे। उन्होंने बताया कि जब इन्होंने अपनी अगली टांग को और गर्दन को उचकाने पर धीरे धीरे इनके जो है लंबी गर्दन में और पैर में बढ़ने की क्षमता थी। तो उन्होंने बताया कि अंगों का प्रयोग जब इन्होंने किया तो इनकी लंबी गर्दन और पैर लंबे हो गए। तो ये अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग इनकी कुछ सच्चाई है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताएं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति में लैमार्कवाद में भारत में बालिकाओं के नाक कान छेदने की प्रथा सदियों पुरानी है, लेकिन आज तक किसी भी बालिका के नाक कान छेदने के साथ कोई बच्ची पैदा नहीं हुई। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति तो यह है लैमार्कवाद। यह मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।